नमस्कार बच्चों। आज मैं आपके सामने विधान पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 अतीत में दबे पाँव नाम के पाठ को प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि ओम थानवी के द्वारा लिखा गया है। हमने इस पाठ में अगले भाग में पढ़ा है कि अतीत में दबे पाँव, इसमें पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र जो रहे थे। और यह शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों व इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा शहर रहा होगा। नगर नियोजन यहाँ का अति उत्तम था। वैज्ञानिकों के आधार पर पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही यह सभ्यता आगे गई है। कहा जाता है कि भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। और वैज्ञानिक आधार पर क्या कहा जाता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुसार ही यह सभ्यता भी है। यह शहर भारत का लैंडस्केप है, क्योंकि इस शहर को बनाने व यथार्थ स्वरूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप ही किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। यहाँ पर पाठ के आधार पे हमने देखा कि यहाँ पे संपन्न वर्ग की बस्तियाँ थी, वो भी मिली थी, लेकिन निम्न वर्ग की बस्तियाँ हो सकता है कि इतनी मजबूत नहीं बनी होंगी कि जो इतने हजार सालों तक टिक सके। इसलिए इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियाँ पाई गई हैं, जो पूर्णता तो नहीं परंतु फिर भी अपनी उच्चता का प्रमाण आज भी दे रही हैं। यहाँ पे एक महाकुंड है, पक्की ईंटों का एक कुंड है और उसमें पानी की निकासी का भी उचित प्रबंध है। सामुदायिक केंद्र जैसा एक सभा भवन भी इसके दक्षिण में स्थित है, जो कि 20 खंभों पर आधारित है। और ऐसा माना जाता है कि यह कुंड उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग रहा होगा। फसलें यहाँ पे मूलतः ये जौ है, गेहूं है, सरसों है, चने, कपास, खजूर, खरबूजा, अंगूर आदि यही फसलें और फल उत्पादन किए जाते थे। अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे और बैलगाड़ियों का प्रयोग ढुलाई के लिए होता था। अब जल व्यवस्था यहाँ की अगर देखी जाए तो इतना बढ़िया, यहाँ पे इतना उचित प्रबंध पानी की निकासी के लिए था कि किसी भी रूप में यहाँ बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर नालियाँ उचित रूप से ढकी हुई थी। घरों के भीतर से नालियाँ बाहर हौदी तक आती थी और फिर नालियों के साथ जुड़ जाती थी, और वो नालियाँ भी अधिकतर बंद ही हैं। तो इस तरह से वहाँ पे जो जल निकासी की व्यवस्था थी वह जो है अति उत्तम थी। और इसी आधार पे लेखक, मैंने बताया था कल कि अपने वीडियो में, कि लेखक कहते हैं कि यहाँ पे नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार और बेजोड़ जो यहाँ की पानी निकासी थी, तो क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? यह एक प्रश्न उठता है कि जहाँ पर नदी, कुएं, कुंड, स्नानागार मतलब बेजोड़, जिसका कोई सानी नहीं है, और पानी निकासी मतलब पानी निकलने की व्यवस्था इतने अच्छे ढंग से की गई हो, तो क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? लेखक आगे अपनी यात्रा वृत्तांत सुनाते हुए कहते हैं
कि बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीके जी कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार का अर्थ यह लगाया जाता है कि उस पर दूसरी मंजिल भी रही होगी। नीचे की दीवार मोटी है तो इसका मतलब यह है कि उसके ऊपर भी मंजिल रही होगी। कुछ दीवारों में छेद हैं जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शर्तीलों की जगह हो। सभी घर कैसे हैं? ईंट के हैं, एक ही आकार की ईंटें, एक ही अनुपात की, सभी भट्टी में पकी हुई। हड़प्पा से हटकर जहां पक्की और कच्ची ईंटों का मिला जुला निर्माण उजागर हुआ है, मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ। कहीं कहीं नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी दिखाई दी। इन घरों में दिलचस्प बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रहती हैं, मतलब दूसरी मंजिल पर, ऊपर की मंजिल पर ही शायद खिड़कियां बनी होंगी। बड़े घरों के भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर हैं। बड़े आंगन वाले घरों के बारे में समझा जाता है कि वहां कुछ उद्यम होता होगा, कुम्हारी का काम या कोई धातुकर। जहाँ पे बड़े आंगन है वहाँ पे छोटे मोटे कोई उद्योग धंधे किए जाते रहे होंगे। हालांकि सभी घर खंडर हैं और जो दिखाई देने वाली वहाँ पे चीजें हैं उससे सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि यहाँ पर ये रहा होगा, क्योंकि अब मंजिलें जो है खंडरों में तब्दील हो चुकी हैं। तो इसलिए हम उस समय की इतने साल पूर्व के बारे में हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। घर छोटे भी हैं और बड़े भी, लेकिन सब घर एक कतार में है। कतार का मतलब पंक्ति, एक ही पंक्ति में है। ज्यादातर घरों का आकार तकरीबन 30 गुना 30 फुट का होगा। कुछ इससे दुगने और तिगुने आकार के भी हैं। इनकी वास्तु शैली कमोबेश एक सी प्रतीत होती है। व्यवस्थित और नियोजित शहर में शायद इसका भी कोई कायदा नगरवासियों पर लागू हो। एक घर को मुखिया का घर कहा जाता है। इसमें 2 आंगन और करीब 20 कमरे हैं। एक घर को क्या कहा जाता है? मुखिया का घर, और उसमें 2 आंगन और 20 कमरे लगभग होते हैं। DKBC हल्का आगे पूरब में है। दाढ़ी वाले याजक नरेश की मूर्ति इसी तरफ के एक घर से मिली थी। डीकेजी की मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़े तो 1.5 फर्लांग की दूरी पर HR हल्का है। जैसे कि पहले भागों में मैंने बताया है कि वहाँ पे जो पुरातत्ववादी खुदाई के लिए होते थे तो उनके नाम से ही वहाँ पर यह हो जाता था कि जैसे DKG, तो उसके अब उनका नाम संक्षिप्त में उनका नाम यह लिख दिया जाता था। उसके आधार पर ये बंटवारा हुआ है। लेखक बताते हैं कि मुख्य सड़क पर दक्षिण की ओर बढ़ने पर 1.5 फर्लांग की दूरी पर HR हल्का है और सड़क वहीं पे 2 भागों में उसको बांट देती है। ये हल्का हेरल्ड हरग्रीव्स के नाम पे है, जिन्होंने 1924-25 में राखालदास बनर्जी के बाद खुदाई करवाई थी। यहीं पर एक बड़े घर में कुछ कंकाल मिले थे और जिन्हें लेकर कई तरह की कहानियां बनती रही। उसके बारे में तरह तरह के लोग अलग अलग बातें बताते रहे। प्रसिद्ध नर्तकी शिल्प भी यही एक छोटे घर की खुदाई में निकला था। इसके बारे में पुरातत्वविद मार्टिमर व्हीलर ने कहा था कि संसार में इसके जोड़ की दूसरी चीज शायद ही होगी। यह मूर्ति अब कहाँ है? दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में है। आगे वहीं पर एक बड़ा घर है जिसे कि उपासना केंद्र समझा जाता है।
उसके सामने आमने की 2 चौड़ी जो सीढ़ियाँ हैं वो ऊपर की जो अब मतलब टूट चुकी मंजिल है उसकी तरफ जाती है। कहाँ पे? बड़ा घर, जिसी को उपासना केंद्र समझा जाता है। और सीढ़ियाँ कहाँ की तरफ जा रही है? ऊपर की मंजिल की तरफ जा रही है। पश्चिम में गढ़ी के ठीक नीचे माधव स्वरूप वस्त्र के नाम पर VS हिस्सा है। यहाँ वह रंगरेज का कारखाना भी लोग चाव से देखते हैं, जहाँ जमीन में ईंटों के गोल गड्ढे उभरे हुए हैं। अनुमान है कि इनमें रंगाई के बड़े बर्तन रखे जाते थे। 2 कतारों में 16 छोटे 1 मंजिला मकान है। एक कतार मुख्य सड़क पर है, दूसरी पीछे की छोटी सड़क की तरफ। सब में 2-2 कमरे हैं और स्नान घर भी यहाँ सब घरों में है। बाहर बस्ती में कुएं सामूहिक प्रयोग के लिए हैं और अनुमान है कि यह कर्मचारियों या कामगारों के, जो काम करने वाले हैं, उनके घर रहे होंगे। मोहनजोदड़ो में कुओं को छोड़कर लगता है जैसे सब कुछ चौकोर या आयताकार हो। नगर की योजना, बस्तियां, घर, कुंड, बड़ी इमारतें, ठप्पेदार मोहरे, चौपड़ का खेल, गोटियां, तौलने के बाट आदि सब। छोटे घरों में छोटे कमरे समझ में आते हैं, पर बड़े घरों में छोटे कमरे देखकर अचरज होता है। इसका एक अर्थ तो यह लगाया जाता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। दूसरी तरफ यह विचार सामने आया है कि बड़े घरों में जो निचली मंजिल है वहाँ नौकर चाकर रहते होंगे। ऐसा अमेरिकी नेतृत्व शास्त्री ग्रेगी कौशल का मानना है। बड़े घरों के आंगन में चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। कुछ घरों में ऊपर की मंजिल के निशान हैं, पर सीढ़ियाँ नहीं हैं। शायद यहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ रही हो जो कालांतर में नष्ट हो गई। संभव है ऊपर की मंजिल में ज़्यादा खिड़कियाँ, झरोके और साज सज्जा रही हो। लकड़ी का इस्तेमाल भी बहुत संभव है पूरे घर में होता हो। कुछ घरों में बाहर की तरफ सीढ़ियों के संकेत हैं। यहाँ शायद ऊपर और नीचे अलग अलग परिवार रहते होंगे। छोटे घरों की बस्ती में छोटी संकरी सीढ़ियाँ हैं, उनके पायदान भी ऊंचे हैं। ऐसा जगह की तंगी की वजह से होता होगा। बच्चों, आज मैं अपना पाठ यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अब मैं आगे का पाठ अपने अगले भाग में बताऊँगी।